हेलो डियर रैंकर्स। तो आप सभी का द रैंकर्स पर स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना रिवीजन साथ साथ चला रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी एमसीक्यू पटवारी डिस्कशन सीरीज लेक्चर नंबर 5 होगा, जहाँ पे आज हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकॉनमी पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विच एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आंसर तो आपको पता है, तो हमारा मेन मोटिव है डिस्कस करना और साथ में इस पूरे क्वेश्चन को समझना और इसके ऑप्शन को भी अच्छे से समझना। तो 1909 का एक्ट क्या था? अगर आपने मेरी पॉलिटी की लास्ट क्लास देखी है तो मैंने क्या बताया था कि 1909 एक्ट क्या था। ठीक है, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्लियामेंटो एक्ट भी कहा गया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये क्या था? ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया। ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या था ये आपको लास्ट क्लास में पता होगा। अगर जिसने नहीं देखी है लास्ट क्लास तो इस क्लास पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमें आज का टॉपिक भी ख़त्म करना है। 1947 एक्ट ने क्या किया था? इंडिपेंडेंस दी थी भारत को। और किसको? इंडिया और पाकिस्तान बना था इससे। ठीक है, तो 1935 का एक्ट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल प्रेजेंट थे। तो आप सोचिए कि लगभग आज की कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ही छोटा है, तो कितना कुछ था इसमें। ठीक है, और हमने यहाँ से क्या क्या लिया था? यहाँ से लिया था हमने डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना। हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो बना था 1937 में। तो और इसके अलावा सूचियाँ थी, जो आज का 7th शेड्यूल है उसके अंदर जो सूचियाँ आती है, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची, तो ये भी इसी से ली थी हमने। ठीक है, तो सोचिए आप कि हमारा आज का संविधान कितना कुछ इससे लेके बना हुआ है, तो इसीलिए इसे कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, है ना, जब संविधान की सभा बनी 1946 में, तो जब उसके बाद संविधान लिखा जा रहा था तो उसको लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? तो अध्यक्ष हमें तो पता है कि अंबेडकर है, लेकिन कितनी कमेटियां थी और उसमें? तो लगभग 8 मेन थी और 22 माइनर कमेटीज थी। ठीक है, तो नाम पता होने चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू के अंडर कितनी कमेटी थी? 3 कमेटी थी, संघ, शक्ति, संघीय संविधान और राज्य समझौता समिति। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी 3, राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी 2 कौन कौन सी थी? एक थी आपकी संचालन और एक नियम प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, 2 कमेटी।
इसके अलावा अंबेडकर जी के अंडर थी ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, और सरदार पटेल जी के अंडर थी 2 कमेटी, एक प्रांतीय समिति और एक थी परामर्श समिति जो अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकारों के लिए थी। ठीक है, तो 8 समितियां थी, जिसमें से एक तो थी B.R. अम्बेडकर जी के अंडर थी, जिसका काम था ड्राफ्ट करना। ठीक है, बाकी 7 समितियां कहाँ कहाँ आती हैं? जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी 3 समितियां। कौन कौन सी? संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्य समझौता समिति। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर थी 2 समितियां, जो थी एक थी संचालन समिति और एक थी प्रक्रिया नियम समिति। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर थी और 2 कमेटियां, एक थी परामर्श समिति किसके ऊपर? अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों के ऊपर, और एक थी इनके पास प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए 8 समितियां और इनके कौन कौन से अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और जानना चाहें, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, तो उन 7 लोगों के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो खुद B.R. अम्बेडकर साहब, बाकी पता क्या आपको? बाकी 6 भी हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। अभी भी लास्ट ईयर HS के एग्जाम में भी पूछा गया था ये वाला, है ना। तो जैसे कि गोपाल स्वामी अय्यर, है ना, TT कृष्णा माचारी, मोहम्मद सदउल्ला, है ना। इसके अलावा माधवराव, और कृष्ण स्वामी अयंगर। ठीक, तो आपको 7 लोगों के नाम पता होने चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे। इसके अलावा 8 समितियां थी और उन 8 समितियों में कौन कौन थे जो उनको हेड कर रहे थे। ठीक है, 4 लोग हैं और 4 लोग जो 8 समितियों को हेड कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन कब आया था? सबको पता है ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, सॉरी ना। पर ये बना कब था? ये बना था 26 जनवरी 1949 में। ठीक है, और इस दिन को कहा जाता है संविधान दिवस। बाकी ये भी पता होगा सबको कि फिर ये 26 जनवरी को ही क्यों बनाया गया, है ना, इतना वेट क्यों किया मैंने 2 महीना? तो 1930 में स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आंसर डी। अगला प्रश्न, विच फीचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 के द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? तो क्या फंडामेंटल राइट थे? नहीं, वो थी DPSP। पंचायत राज, क्या पंचायत राज था? याद कीजिए, पंचायत राज अभी कुछ साल पहले आया है। कब? 1992 में। किसके द्वारा? 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये सही होगा? नहीं, गलत है। राइट टू वोट टू ऑल या फॉर ऑल, ये कब आया? राइट टू वोट था, राइट टू वोट 1919 में आ चुका था,
है ना, कंफ्यूज होते कई बारी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, लेकिन इस सब के लिए नहीं था। ठीक है, 1935 में बढ़ाया गया राइट टू वोट, पर वहाँ भी ये सब के लिए नहीं था, तो ऑल के लिए नहीं था, ऑल के लिए आज़ादी के बाद ही मिला। ठीक है, तो ये भी गलत, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, यानी कि बी। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन किसने दिया था? 1919 के एक्ट में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, याद कीजिए। और ये कब बनी, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो पता है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन ये कब बने? और पहले क्या ये पहले थे? नहीं, इसके पीछे भी कहानी है ना। 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं बिना वोटिंग के। फिर 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। जो कि निर्विरोध जीत गए थे। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न, कमेटीज हैं और उनके बताने की कौन कौन उस कमेटी को हेड कर रहे थे उस टाइम पे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति कमेटी, यानी कि संघ की समिति किसके पास थी? तो मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी 3, अम्बेडकर जी के पास थी 1। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी 2। एक तो थी यही, एक तो ये प्रेसिडेंट थे इसके, एक आगे संचालन समिति और एक आगे प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, अब कौन बचता है यहाँ पे? चौथा प्रश्न था, कौन था? चौथे व्यक्ति कौन थे? ये थे वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी। तो इनके अंडर थी 2 समितियां। तो बार बार रिवाइज करना है आपने। 8 समितियां थी, 8 समितियां थी और 4 पर्सन थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास, और जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसमें 7 मेंबर थे, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुई और किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई? तो इसका सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, ये नहीं है। अब 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ना? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश का था 1935 का एक्ट, और अमेंडमेंट में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कहा जाता है किसको? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, तो ये आपने वो नहीं करना, आपने मिक्स नहीं करना इस डाटा को। तो इसके क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, और आज तक का सबसे लंबा संवैधानिक जो संशोधन है वो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था। ठीक है, जैसे कि इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया, है ना, प्रीएम्बलेंस में इसने हेर फेर की शब्दों की। इसके अलावा इसने जो कोर्ट थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थे, उसकी पावर ही छीन ली कि वो रिव्यू कर सके किसी चीज़ को। ठीक है, किसी भी जजमेंट को, किसी भी उसको बिल को रिव्यू नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बहुत सारे अमेंडमेंट लाए, और इतना अमेंडमेंट आज तक किसी ने नहीं लाया। ठीक, विच शेड्यूल डील विद द पंचायत? पंचायत राज। तो सोचिए,
9, 10, 11, 12। पहले तो पता होना चाहिए कितने स्केड्यूल है हमारे, अभी लेटेस्ट कितने स्केड्यूल हैं और ओरिजिनल कितने थे। ठीक है, तो लेटेस्ट है 12, ठीक है, और ओल्ड थे 8। ठीक है, तो 9वां स्केड्यूल जुड़ता है 1951 में। 9th स्केड्यूल जुड़ता है 1951 में और अमेंडमेंट नंबर था 1। ठीक है, फिर 9th स्केड्यूल किसके बारे में था? 9th स्केड्यूल में ऐसे लॉ बनाए जाते थे जिनकी जुडिशियल रिव्यू ना हो सके तो उनको 9th स्केड्यूल में डाल दिया जाता था। ठीक है, सो अगला 10th दल बदल 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जैसे कि एक उस टाइम चला था कि आया राम गया राम, कि कोई भी आता था चुन के किसी और पार्टी से और जैसे ही पार्लियामेंट में या असेंबली में आया उसके बाद अपना पार्टी छोड़ देता था, पर लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो उनको दंडित करने के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम लाए 10th स्केड्यूल। कब लाए थे? 1985 में। ठीक है, अगला आता है 11th स्केड्यूल और इसके बाद आता है 12th स्केड्यूल। तो 11th स्केड्यूल आया था 1992 में और 12th भी 1992 में। ये आया था 73rd अमेंडमेंट से और ये आया था 74th अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट सारे तो नहीं जरूरी लेकिन लगभग जरूरी है। ठीक है, खासकर ऐसे ऐसे अमेंडमेंट जिससे स्केड्यूल आए या कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं तो याद रखेंगे हम। ठीक है, कि पहले से क्या आया, पहले से आया आपका 9th स्केड्यूल, 52nd से आया आपका 10th स्केड्यूल, 73rd और 74 से आया आपकी 11th एंड 12th स्केड्यूल। ठीक है, और ओरिजिनल कितने थे? 8 थे, तो 4 ऐड हुए थे, याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 11। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 to 12 स्केड्यूल में क्या क्या है मौजूद है। ठीक है, मैंने 8 तक आपको समझा दिया, इसके पीछे और भी है ना, 7-8 स्केड्यूल और है, आप खुद से पढ़िए उन्हें। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सके तो हम सीरीज लाएंगे जहाँ पे मैराथन होगी और जहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे फटाफट। ठीक है, 6-7 घंटे की मैराथन होगी, आपके पेपर से थोड़ा जस्ट पहले लाएंगे वो मैराथन। ठीक है, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया है ना, 12। ओरिजिनल कितने थे? 8, बाद में 4 ऐड हुए और उनकी स्केड्यूल याद होनी चाहिए। मैच द कॉलम। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और यहां पे बताने इनके पार्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आपको संविधान के ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 20 है ना, कम से कम भी 20 तो पता ही होने चाहिए भाग, कि 25 है वैसे तो अभी तो, लेकिन 20 तो पता ही होने चाहिए कम से कम भी। तो इसका होगा 3rd फंडामेंटल राइट्स का, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? जो चलता है 12 to 35। ठीक है, डीपीएसपी भाग 4। ठीक है, जो कहाँ चलता है 36 to 51। ठीक है, आगे 51A आता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और किसने ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट ने। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था? 1935 के एक्ट से। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी नॉलेज है जो एक साथ लग रही है। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आती है 51A में। जोड़ा किसके द्वारा था, है ना, बताते जाइए। जोड़ा किसके द्वारा था? खुद याद कीजिए। ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट ने। कब? 1976। ठीक है, अभी पहले कितने थे इसमें? 10, अब कितने हो गए उसमें? +1 11। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 11वां 86 अमेंडमेंट ने। आपको अमेंडमेंट ऐसे मतलब अंगुलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? पहले कितने थे और अब कितने हैं और कितने कितने चेंजेस आए? ठीक है, तो अब तो है 395, चलने दो। ठीक है, अब कितने हैं? चलो पहले की बात करते हैं। 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल। ठीक है, आर्टिकल, स्केड्यूल और भाग यानी कि पार्ट 22। अब कितने? सो ये वेरी करता है 448 to 470 के बीच में, और स्केड्यूल आगे 12, भाग आगे 25। कारण क्यों था? क्योंकि संविधान में
एक 368 करके संविधान या संविधान संशोधन एक्ट है, ठीक है, जो एडिशन और डिलीशन दोनों करता है। मतलब कि ये ऐड भी कर सकता है और ये डिलीट भी कर सकता है, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशन आगे कि हाँ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया। तो इसने अभी तक कितना कर दिया ऐड, इसने 106 संशोधन जारी किए हैं अभी तक संविधान में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, ठीक है। तो क्योंकि 368 को आप 368 से आप सब कुछ नहीं बदल सकते, इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, लेकिन 368 से अभी तक हमने 106 संशोधन भी लिया है। तो आप देख सकते हैं ना कि दोनों तरह का है हमारा संविधान। अगला, विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। तो ये कब आई थी, ये 61 अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और ये कब आई थी, 1988 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। राजीव गांधी वॉज द पीएम। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आसान है, थर्ड पार्ट से, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आया है ना, और फोर्थ में क्या आया और 5 में क्या आया, ये आपको खुद पढ़ना है अब, क्योंकि मैंने कहा कि कम से कम भी 20 तक आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। विच बॉडी इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ओनली, स्टेट असेंबली ओनली, इलेक्टोरेट कॉलेज और सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, एक तो वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको चुनने के लिए इलेक्टोरेट कॉलेज होता है, जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबली प्लस यूटी विद स्टेट असेंबली, तो ये सब चुनते हैं। और कौन नहीं चुनता है, जो नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स, प्लस जो अपर हाउस होता है, यानी कि 6 राज्यों में जो है अपर हाउस है स्टेट असेंबलीज में, तो जो अपर हाउस होगा ऑफ स्टेट असेंबलीज, ये इसका पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो इलेक्टेड कॉलेज। आखिरी प्रश्न, मैच द कॉलम। सो 42nd अमेंडमेंट क्या लेके आया था, 61 क्या लेके आया था और 73rd क्या लेके आया था। तो हमें पता है कि 73rd पंचायती राज लाया था, ठीक है। 74 लाया था आपका म्यूनिसिपैलिटी, और 61 क्या लाया था, इसने की थी वोट एज कम, कहा कितने से, 21 से 18, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट क्या लाया था, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, जो है 51A का हिस्सा, ठीक है। तो पॉलिटी का पोर्शन खत्म होता है अभी, और अब हम करेंगे इकोनॉमी। तो आज का इकोनॉमी में सब टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन इन 1 ईयर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, या टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। कि किसी भी देश की आप नेशनल इनकम क्या कहेंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि देश में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही, जो भी आप एग्रीकल्चर में उगाते हो, ठीक है, सिर्फ वही होगी नेशनल इनकम, नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, कि सरकार बस खर्चा करे जा रही है, स्कूल कॉलेजेस, आपकी पेंशन दी जा रही है, ये वो सब नहीं, तो खर्चा भी नहीं आएगा इसमें। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री,
कि देश जो है कुल कितना बाहर दे रहा है सामान बाहर के देशों के लिए, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हो गए, लेकिन ये भी नहीं है। इसका होगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस इन 1 ईयर इन अ कंट्री, है ना, कि उसी देश के अंदर की चीज़ होनी चाहिए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई बन के आई फिर वो यहाँ पे उपभोग हो रही है या यहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उसे हम अपने नेशनल इनकम में गिनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल इनकम, कि इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन सी नेशनल इनकम है, ठीक है। इंक्लूड्स सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन। मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर नेशनल इनकम है, ये आगे 2 सब टाइप में है, ठीक है। एक होती है फैक्टर और एक होती है ट्रांसफर। और फैक्टर में क्या याद रखेंगे हम, जैसे कोई कंपनी है या सरकार है, ठीक है, वो किसी को फंड ट्रांसफर कर रही है, पैसा दे रही है, लेकिन क्यों दे रही है पैसा, क्योंकि सामने वाला उसके लिए काम कर रहा है। जैसे मैं, कोई भी ए मान लीजिए बी के लिए काम करता है, तो बी ए को पैसा कब देगा, जब ये इसके लिए काम करेगा या कोई सामान देगा, ठीक है। या तो बी कोई सामान खरीद रहा है ए से, तब उसको बी पैसा दे रहा है ए को, या तो बी के लिए काम कर रहा है ए, तब पैसा दे रहा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, आप याद रखिए, VIPR यानी कि विप्र, यानी कि वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। हो सकता है ए काम कर रहा है उसके लिए, तो उसके लिए उसको वेज मिल रहा है, यानी कि वेतन मिल रहा है। हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है बी से, क्योंकि ए ने जो है अपना पैसा बी के पास जमा रखा है, ठीक है। हो सकता है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हो सकता है कि रेंट, कि बी ने ए की जमीन यूज की और ए ने फिर बी के लिए, ए जो बी से फिर रेंट ले रहा है पैसे में, ठीक है। तो ये आएंगे इसमें विप्र, ये याद रखेंगे आप। ये आते हैं फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि फैक्टर में। और ट्रांसफर होता है जहां पे आपको एक साइड से पैसा मिल रहा है, लेकिन आप उसके बदले कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी सोशल स्कीम होती है, पेंशन होती है, ठीक है, या कोई सरकार की तरफ से कोई वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप सरकार के लिए कुछ कर थोड़ी रहे हैं, आप अपने लिए कुछ कर रहे थे और सरकार आपके लिए पैसा दे रही है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा ट्रांसफर में, ठीक है। पेंशन, स्कॉलरशिप, तो ये फैक्टर पेमेंट हुई और ये ट्रांसफर पेमेंट हुई, ठीक है। थोड़ा सा ये समझाना था क्योंकि क्वेश्चन इसी से निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तो अब आप बताइए, नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम गिनते हैं फैक्टर वाले पोर्शन को, ठीक है। तो जो फैक्टर वाला पोर्शन होगा इन्हीं को ही नेशनल इनकम में गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, यानी कि VIPR। कोई वेज होगी, कोई इंटरेस्ट हो गया, या प्रॉफिट हो गया, या रेंट हो गया, ठीक है। तो पेंशन नहीं, पेंशन क्या हुआ, पेंशन तो मिल रही है ट्रांसफर से, तो इसको इनकम में थोड़ी गिनेंगे, ये तो सरकार खर्चा कर रही है आप पे, सरकार उल्टा दे रही है, आप सरकार को कुछ नहीं दे रहे इसके बदले। स्कॉलरशिप नहीं, आप अपना पढ़ रहे थे, आपने अच्छा पढ़ा और आपको स्कॉलरशिप मिल गई, या आपको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली, नहीं। दान तो अपनी इच्छा से दिया जाता है, ठीक है। मतलब वन वे है इसमें कि इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो दे रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है उसके बदले, यानी कि ए अगर बी को कुछ देता है, तो आप खुद सोचिए ना कि यार डोनेशन में क्या देगा आपको, ए बी को डोनेट कर रहा है तो बी इसको कुछ देगा नहीं, क्योंकि डोनेशन है। वैसे अगर ए बी को स्कॉलरशिप दे रहा है तो कुछ देगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से दी। वैसे ही अगर पेंशन है तो बी को पेंशन मिल रही है ए की वजह से, जैसे वृद्धा पेंशन होगी, महिलाओं के लिए होगी, बुजुर्गों की पेंशन होगी, ठीक है। ये सब, या आप पूरी उम्र जो आपने कमाया उसकी आपको पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, तो आंसर आएगा सैलरी। तो याद रखेंगे हम कि नेशनल इनकम गिनी जाएगी फैक्टर पे। फैक्टर पे क्या आएगा, VIPR, वेज, इनकम, प्रॉफिट और रेंट, ठीक है। और दूसरी पेमेंट होती है एक ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो एक फैक्टर पेमेंट और एक ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में आप कुछ दे नहीं रहे हो,
आपको मिल रहा है सामने से, ठीक है, जैसे पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, दान हो गया कोई। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया, कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को नापती है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई करती है कंट्रोल सभी बैंक पे, यानी कि रेगुलेशन का काम करती है, और मॉनिटरी एंड मॉनिटरी। तो ये तो नहीं होगा। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग है थिंक टैंक। तो ये भी नहीं होगा। सेबी, जितनी भी आपके शेयर मार्केट वगैरह है, ठीक है, ये सारा ये सब है ना, जो सिक्योरिटीज होती है आपकी, ये सब रेगुलेट करती है सेबी। तो ये भी नहीं हुआ। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो कि आता है MOSPI के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो इसका काम है ये सारा हिसाब किताब रखना कि भारत की कितनी इनकम है। तो ऑप्शन होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अब मैंने आपको पीछे समझाया दो तरह की पेमेंट होती है, एक होती है फैक्टर पेमेंट, एक होगी ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या था, VIPR, विप्र, ठीक है, वेज, इनकम, प्रॉफिट, रेंट। किसी के लिए काम कर रहे हो आप, उसके बदले आपको पैसा मिलता है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जहां पे आपको सिर्फ मिलता है सामने से, उसके बदले आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे A B को पैसे दे रहा है, कंडीशन समझते हैं। लेकिन इसके बदले में B कुछ नहीं करेगा उसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं मजदूरी, तो मजदूरी में तो कुछ कर रहा होगा, है ना, तभी उसको पैसा मिलेगा। तो काटो। ब्याज, मैंने अगर अपना पैसा किसी जगह पे रखा है तो मुझे उसका ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो मैंने कुछ किया उसके लिए, यानी कि पैसा दिया वहाँ पे, तो मुझे उसका ब्याज मिला, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। किराया, मेरी ज़मीन ही थी चाहे, लेकिन कुछ तो मैंने दिया ना इन रिटर्न, कोई गुड हो गया, कोई गुड्स हो गया, कोई सर्विस हो गई, ठीक है, तो किराया भी नहीं आएगा। बात आई पेंशन पे, तो इसका होगा पेंशन। पेंशन इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड इज नॉट अर्न बाय द प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस, क्योंकि सामने वाला कोई भी गुड्स और सर्विस नहीं दे रहा है। सो नेशनल इनकम इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या थी, ऑल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड इन 1 ईयर इन अ कंट्री, यानी कि उसकी जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है सिर्फ वही काउंट होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ना कि बाहर की। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, यहाँ पे लेबर, लैंड और कैपिटल। अब आप बताइए, पहले तो बताइए वेजेस है क्या, ये आया फैक्टर में, ठीक है, फैक्टर पेमेंट में, और ये काउंट होगा नेशनल इनकम में। रेंट, रेंट भी फैक्ट्री है और ये भी काउंट होगा सेम, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी फैक्टर है और ये भी काउंट होगा सेम। तो अब कौन किसको क्या दे रहा है, तो वेजेस कहाँ मिलेगा, लैंड का मिलेगा या कैपिटल का मिलेगा, मिलेगा लेबर का। रेंट, रेंट किस चीज़ का देते हैं हम, किसी ज़मीन का, किसी चीज़, मतलब कोई हम कोई चीज़ ले रहे हैं उससे, या कोई ज़मीन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे दुकान है, कुछ भी बना रहे हैं उसका, है ना, तो लैंड का। और इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। तो सही ऑप्शन होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर इनकम। अब आपने बताना है इसमें से फैक्टर इनकम कौन सी है। फैक्टर इनकम WIPR, ठीक है। तो गिफ्ट,
गिफ्ट सामने से मिलता है, ठीक है, आप नहीं दे रहे हो किसी को गिफ्ट, तो काटो। लॉटरी, सामने से देगा पैसा आपको, ठीक है। स्कॉलरशिप नहीं। किराया। फोर्थ, रेंट, रेंट, ठीक है। अगला प्रश्न, जीडीपी इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ी है जीडीपी? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फॉरेन ट्रेड, पॉपुलेशन या इन्फ्लेशन? मैंने क्या कहा था ऊपर, इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री, ठीक है, उसकी डोमेस्टिक रेंजेस के अंदर कितने के लिए, एक साल के लिए, और ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को देखती है, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला है, CIG प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, कि एक साल में कितना कंज्यूम किया हमने और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पर क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ पे हुआ, कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी करते हैं जब वो हमारे देश में बनती है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो हमारे देश में हुआ, लेकिन हम इंपोर्ट माइनस करेंगे, ठीक है, एम को, मतलब इंपोर्ट को यहाँ पे एम लिखते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इंपोर्ट को हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हम बाहर से ले रहे हैं, यहाँ नहीं बनी वो चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू ऑब्टेन द एनडीपी? तो जीडीपी का डिडक्शन, सबसे पहले आपको जीडीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीडीपी तो ये होता है नेट फैक्टर। अब जो नेट फैक्टर मैंने जो वहाँ उस टाइम कहे थे आपको, ठीक है, विपर वाले नेट फैक्टर, जब इसमें टैक्सेस जुड़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस होती है जब सब्सिडी, जो सब्सिडी सरकार देती है, और प्लस होता है इसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है या गाड़ी चल रही है, तो उसकी हर साल कोई ना कोई डेप्रिसिएशन तो होती है, ठीक है, उसमें वियर एंड टियर होता है, तो है ना, घसती तो है ही है, तो उस मशीन को भी कुछ ना कुछ फिर से अपनी तैयार करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नए पुर्जे मंगवाने पड़ते हैं, उसका अपना भी कोई कॉस्ट आता है ना, ठीक है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें 1 रुपये उसकी डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो वैसे ही डेप्रिसिएशन। पर ये तो बात हुई जीडीपी की, तो अगर हमें क्या निकालना है, एनडीपी, तो एनडीपी क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो सारा सेम रहेगा, इसमें होगा क्या, एनडीपी में क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम वो वियर एंड टियर वाली चीज हटा देंगे यहां से, तो ये बन जाएगा एनडीपी, तो डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल गुड? फाइनल गुड हुआ कि जिसको हम अंतिम उपभोग के रूप में ले रहे हैं, कि अब वो उसकी लास्ट फॉर्म है, अब इसके बाद इसको और फर्दर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, अब डायरेक्टली कंज्यूम होगी या किसी यूज में आ जाएगी, ठीक है। फाइनल गुड का मतलब यही हुआ। तो स्टील सप्लाई टू अ फैक्ट्री, तो स्टील तो अभी फैक्ट्री में जा ही रहा है, स्टील आया और फैक्ट्री में गया, अब स्टील का क्या हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ बनेगा, इसकी कोई गाड़ी बनेगी या किसी चीज़ में यूज होगा ये, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कॉटन सप्लाई टू टेक्सट मिल, अभी तो रॉ कॉटन था, टेक्स्ट मिल को गया, अब वो क्या करेगा, वो कुछ भी बना सकते हैं, इसका कपड़े बनाएगा, कोई कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, चादर चूदर कुछ भी बना लेगा, तो अभी तो इसका उपभोग होना बाकी था, तो ये भी नहीं हुआ, है ना। फ्लोर सप्लाई टू द बेकरी, यानी कि बेकरी को दिया गया आटा, अभी तो आटा है, आटा गया बेकरी में, बेकरी में क्या बनेगा, ब्रेड बन सकते हैं, ठीक है, उसके बिस्किट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो ये भी काटूं। अब ये बोला कि ब्रेड परचेज बाय फैमिली, अब ब्रेड है, अब कोई ये ना बोले कि उसके ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्रेड है तो ब्रेड अब कंज्यूम करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम होगा इसके बाद वो, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? कि नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? तो मैंने क्या कहा था कि दो तरह की पेमेंट होती है, एक होती है फैक्टर पेमेंट, एक होगी आपकी ट्रांसफर पेमेंट। तो जो फैक्टर पेमेंट वाला पोर्शन होता है उसको करते हैं हम इंक्लूड, ठीक है, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट में क्या आता है, VIPR, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ठीक है। तो क्या कहने होगा इसमें से, वेज क्यों मिलता है, सैलरी, वेतन, एक ही बात है, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट भी है, तो पेंशन नहीं होगा, क्योंकि पेंशन कहाँ आएगा, पेंशन आएगा ट्रांसफर पेमेंट में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी।
मैच द कॉलम, रेंट, वेजिस और प्रॉफिट। तो इसका कॉलम बताना है इस तरफ को, ठीक है। तो रेंट जमीन का ही मिलेगा, लैंड ऑब्वियसली, वेज कोई काम करने पे मिलेगा, और प्रॉफिट कहाँ होता है, कोई एंटरप्रेन्योर या कोई आपकी कोई कंपनी है, एमएसएमई है, कोई कंपनी है, तो वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड, कि अभी वो बीच वाली साइकिल में है, ठीक है, अभी उसका फाइनल रूप नहीं है, लेकिन अभी वो स्टार्टिंग में भी नहीं है, ठीक है। तो मिल्क परचेज बाय डेयरी फॉर मेकिंग अ चीज, अभी इसका यूज होगा, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट का भी है कि अभी वो रॉ से निकला, अब इसका यूज होगा। टेलीविजन परचेज बाय फैमिली, तो टेलीविजन तो बन गया। बाईसाइकिल परचेज बाय स्टूडेंट, तो बाईसाइकिल तो बन गई ना, अब उसमें क्या होगा, और कुछ नहीं। ब्रेड परचेज बाय कस्टमर, ब्रेड बन गया, अब खाएंगे। तो अभी क्योंकि मिल्क जो है डेयरी ने लिया किसके लिए, चीज बनाने के लिए, ठीक है, तो अभी इसका यूज होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम, तो फटाफट WIPR कौन सी नहीं होगी, इंटरेस्ट, वेज, रेंट और पेंशन, तो ऑप्शन होगा पेंशन। आखिरी प्रश्न, लेबर, कैपिटल, लैंड, आपने बताना है कि ये किसको मैच करते हैं इधर को। तो लेबर क्या करती है, लेबर कोई काम कर रही है, तो लेबर को मिलेगा वेज, ठीक है। कोई कैपिटल है, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और लैंड है तो लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। आज का जो सब टॉपिक था हमारा नेशनल इनकम का, वो हमने अच्छे से किया। आपको पता है कि अब कौन कौन सी पेमेंट है हमारे पास, ठीक है। एक फैक्टर पेमेंट है और एक आपकी ट्रांसफर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट को नेशनल इनकम में गिना जाता है, और जीडीपी क्या है और एनडीपी क्या है, ठीक है, क्या है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं जीडीपी से तो निकलती है एनडीपी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। आई होप आपको अच्छा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू।